प्रस्तावना को संविधान का आभूषण किसने कहा है? क्या प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? 1960 के बेरुबारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। इसका क्या कारण था? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रस्तावना के अंतर्गत 3 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। एक है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? दूसरा, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? और तीसरा, प्रस्तावना का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले बात करते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का भाग है या नहीं है। भाग कहने का मतलब कि इसे ही हम अंग भी कह सकते हैं या इसे ही हिस्सा भी कह सकते हैं। मतलब कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है, या फिर क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो इसे समझने के लिए हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के 4 मामले को समझना पड़ेगा और तब जाकर यह क्लियर हो जाएगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले मामले की। वह है इन री बेरुबारी संघ 1960 के मामले को ही वाद भी कहा जाता है या इसे ही विवाद भी कहा जा सकता है। प्रश्न में कुछ भी लिखा जा सकता है, वाद या विवाद या फिर मामला। तो बात करते हैं कि इन री बेरुबारी संघ 1960 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को लेकर जो घोषणा की तो उसे हम लोग समझते हैं। तो इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को लेकर 2 घोषणाएं की थी। पहला कि उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। किसके विचारों को जानने की? तो संविधान निर्माताओं के, यानी जिसने प्रस्तावना को तैयार किया था, जिसने संविधान को तैयार किया था। तो उसी संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की एक कुंजी किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को, अर्थात उसे की कहा गया है। लेकिन ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान निर्माताओं का मत या फिर विचार कहिए, वह किस में प्रतिबिंबित है? तो वह प्रस्तावना में प्रतिबिंबित है। कहने का मतलब ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि संविधान निर्माताओं का विचार हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो वह प्रस्तावना में मिलता है। तो इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों का या उनके मस्तिष्क के लिए एक कुंजी कहा है। तो अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि संविधान निर्माताओं का मत कहाँ पर प्रतिबिंबित है, तो वह हो जाएगा प्रस्तावना में। फिर बात करते हैं इनके दूसरे घोषणा की। तो दूसरा घोषणा जो इन्होंने किया था कि भले ही प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की एक कुंजी है, लेकिन उसके बावजूद प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अर्थात संविधान का हिस्सा या संविधान का अंग नहीं है। इसके पीछे इन्होंने क्या तर्क दिया, क्या कारण बताया? कि इन्होंने कहा कि प्रस्तावना के ना होने से संविधान के उद्देश्यों में किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी तरह का अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय
विवादास्पद रहा। तो आइए जानते हैं कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय क्यों दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, जबकि संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में इसकी घोषणा किया था। तो आइए जानते हैं इसके कारण को कि इसका कारण क्या था। तो सबसे पहले हम लोग इस वाद के बारे में जानते हैं कि यह वाद क्या था। इस वाद का पूरा नाम था इनरी बेरुबारी संघ और एन्क्लेव परिवर्तन 1960। एन्क्लेव परिवर्तन कहने का मतलब विदेशी क्षेत्र परिवर्तन या विदेशी सीमा परिवर्तन। तो मतलब इनरी बेरुबारी संघ और विदेशी सीमा परिवर्तन 1960 का जो मामला था, तो वह मामला किससे रिलेटेड था? तो भारत पाकिस्तान के समझौता से रिलेटेड यह मामला था, जिसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही थी। तो इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय से यह पूछा गया कि चूंकि प्रस्तावना में हमारे भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कल प्रस्तावना में कि उसमें लिखा गया था कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया है, जिसका मतलब होता है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ एक सवाल यह उठता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में किसी दूसरे देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है? यह सवाल उठता है कि ठीक है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन एक संप्रभु राष्ट्र के नाते किसी दूसरे देश के पक्ष में भारत अपनी सीमा के किसी भी हिस्से पर दावेदारी को छोड़ सकता है दूसरे देश के पक्ष में? या फिर हम यूं कहें कि अगर भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर लिया है तो क्या उस पर वह अपना दावेदारी छोड़ सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने, अर्थात इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा गया है। लेकिन उनका यह निर्णय यह विवादास्पद है, गलत निर्णय है। और गलत निर्णय का वजह क्या है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना को संविधान के एक भाग के रूप में माना है। तो फिर बात करते हैं कि अब अगले मामले की अगर बात करें तो वह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो मामला था। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके निर्णय को पलटते हुए, अर्थात इसके निर्णय को गलत साबित करते हुए, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान के लिए महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, इसी वजह से प्रस्तावना संविधान का भाग है। और सिर्फ इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का भाग ही नहीं माना, बल्कि एक अभिन्न भाग माना है, एक अभिन्न अंग माना है। मतलब प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन अभी भी हम लोगों को उस प्रश्न का जवाब नहीं मिला है, जिसके तहत इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। तो चलिए अब उसका आंसर जानते हैं कि केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
कि चूंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है तो इसलिए एक संप्रभु राष्ट्र के नाते किसी भी दूसरे देश के पक्ष में भारत अपनी सीमा के किसी भी हिस्से पर दावेदारी छोड़ सकता है। और अगर भारत किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण किया है तो वह एक संप्रभु राष्ट्र के नाते उस सीमा पर दावेदारी को छोड़ सकता है। तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इसी वजह से उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और कहा कि प्रस्तावना संविधान के लिए महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर दो प्रश्न को समझ लेते हैं कि सबसे पहले अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है तो वह हो जाएगा इनरी बेरुबारी संघ 1960 के वाद में। दूसरा प्रश्न अब अगर पूछा जाए कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है या संविधान की मूल संरचना का मौलिक संरचना का हिस्सा माना है तो वह हो जाएगा केशवानंद भारती वाद में। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग यह पढ़े कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना की उपयोगिता है संविधान में। तो क्या उपयोगिता है, आइए इस उपयोगिता को समझते हैं। इन्होंने कहा कि संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में प्रस्तावना सहायता करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि प्रस्तावना संविधान की संदिग्ध या अस्पष्ट भाषा अस्पष्ट क्षेत्र की व्याख्या करता है तथा भ्रम को दूर करने में मदद करता है। आइए इसे सरल शब्दों में समझें कि यहाँ जो लिखा गया था कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है तो इसका मतलब यह है कि संविधान में जहां किसी भाषा मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जहां संविधान में अगर कोई संदिग्ध या कोई अस्पष्ट भाषा है तो उस अस्पष्ट भाषा को समझने में प्रस्तावना मदद करता है। उस संदिग्ध भाषा को समझने में प्रस्तावना मदद करता है। अगर संविधान के अंतर्गत कोई अस्पष्ट क्षेत्र है, अस्पष्ट क्षेत्र कहने का मतलब कि संविधान के अंतर्गत कोई वैसा प्रावधान है जो अस्पष्ट रूप से है, स्पष्ट रूप से नहीं है, तो उस अस्पष्ट प्रावधान को समझने में प्रस्तावना मदद करता है, उसकी व्याख्या करने में वह मदद करता है। फिर अगर संविधान के अंतर्गत किसी भी तरह का कहीं पर भी अगर भ्रम है तो उस भ्रम को दूर करने में प्रस्तावना मदद करता है। फिर बात करें कि प्रस्तावना शासन करने के उद्देश्यों का भी उल्लेख करता है। यह तो है प्रस्तावना की उपयोगिता। लेकिन इस वाद के अंतर्गत जो दो पॉइंट है, पांचवा और छठा, इसे अभी हम लोग नहीं समझेंगे, इसे थोड़ी देर के बाद समझेंगे, तब यह ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं केशवानंद भारती वाद के बाद जो है अगला वाद आया वह है SR बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या घोषणा किया उसे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए नाम से समझते हैं कि SR बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया को हिंदी में भारत संघ भी कहा जाता है। तो इसलिए कई बार हो सकता है प्रश्न में डायरेक्ट यह लिख दे या फिर इसके जगह SR बोम्बई बनाम भारत संघ लिख दिया जाए। तो दोनों बात एक ही है क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया का ही मतलब भारत संघ होता है। तो बात करते हैं इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि उन्होंने इस वाद में भी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। इस वाद के जरिए
जस्टिस रामास्वामी ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा माना। उसके साथ साथ इन्होंने जो दूसरी घोषणा किया था वह यह था कि इस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के कुछ आधारभूत ढांचे को घोषित किया था। आधारभूत ढांचा कहने का मतलब मूलभूत ढांचा या मूल ढांचा, अगर उसे इंग्लिश में समझे तो बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब संविधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को इन्होंने घोषित किया था। जो पहले मतलब वह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन अब इस घोषणा के बाद वह भी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगा, यानी मूल ढांचा कहलाएगा। तो देखते हैं कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन शब्दों को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया। तो पहले तो 3 शब्द समझ लीजिए कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। प्रस्तावना में यह तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसी 3 शब्दों को इस वाद के जरिए संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। मतलब अब यह 3 शब्द भी संविधान का मूलभूत ढांचा कहलाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। संविधान के मौलिक संरचना के अंतर्गत, मतलब मूल संरचना के अंतर्गत उसे शामिल किया गया। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि हम लोग समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द पढ़े थे, लेकिन प्रस्तावना में जो लिखा हुआ था अखंडता से पहले एकता और अखंडता, क्या लिखा हुआ था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो यह एकता और अखंडता, ये पूरे कंप्लीट शब्द को जो है संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। और यह भाग किसका था? तो यह प्रस्तावना का हिस्सा था। समाजवादी किसका हिस्सा था? प्रस्तावना का हिस्सा था। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष किसका हिस्सा था? तो वह प्रस्तावना का हिस्सा था। और इन हिस्से को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। इसके अलावा सामाजिक न्याय को भी संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। सामाजिक न्याय, प्रस्तावना में हम लोग पढ़े थे कि 3 तरह के न्याय का उल्लेख किया गया था। कौन कौन सा? एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। लेकिन सामाजिक न्याय को जो है संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। उसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन को भी जो है संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। इसके अलावा सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप या गणतांत्रिक स्वरूप, लोकतांत्रिक स्वरूप और संघीय संरचना को भी जो है संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। तो अगर इनमें से किसी भी चीज़ से पूछ लिया जाए, ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि पंथ निरपेक्ष को या धर्म निरपेक्ष को किस वाद के तहत संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया, तो वह होगा SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993 के वाद में। उसी तरह से यहाँ पर जो भी है इन सभी में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है और पूछ लेगा किस वाद में इसे आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। अब बात करते हैं आखिरी एवं चौथे वाद की। तो आखिरी जो वाद है वह है LIC ऑफ इंडिया 1995 के वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सिर्फ बेरुबारी संघ में मामले में ही जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, बाद बाकी जो भी 3 वाद था उन सभी में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। अब देखिए यहाँ से प्रश्न, जब निगेटिव में पूछे तब तो सिर्फ उसका आंसर बेरुबारी संघ मामला आएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव में पूछे कि प्रस्तावना को संविधान का भाग किस वाद में माना गया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ केशवानंद भारती बनाम लिखेगा तभी आंसर होगा। इन तीनों में से इसमें और इसमें, इन तीनों में से कोई भी वाद रहे तो उसमें से वह आंसर
हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि चूंकि बीपीएससी में ई ऑप्शन है, तो अगर इन तीनों में से कोई भी अगर 2 है या तीनों है तो फिर आपको ई ऑप्शन लगाना होगा। अलग अलग ऑप्शन में अगर इन तीनों का नाम है या इनमें से किन्हीं 2 का भी नाम है तब आपको ई ऑप्शन लगाना होगा। लेकिन फिर देखिए एक प्रश्न और यहां से बनता है। एक प्रश्न अगर यह पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया सर्वप्रथम किस वाद में। अब देखिए यहां वर्ड क्या लग गया, शब्द को समझिए कि सर्वप्रथम लग गया कि सर्वप्रथम किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि इन तीनों वाद में यह 1973 में हुआ था, यह 93 में हुआ है और यह 95 में हुआ है। तो इन तीनों में से सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। तो यही है 3 तरह के प्रश्न जो एग्जाम में आपके बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि संशोधन की, कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को तो हम लोग समझ गए कि यह संविधान का भाग है या नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। और संशोधन कौन करती है, तो संसद करती है, विधायिका करती है। तो यह प्रश्न जो है पहली बार उठा था किस वाद में, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में यह प्रश्न पहली बार उठा था कि अनुच्छेद 368 के तहत क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो विचार आया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन आप यहां पढ़ चुके हैं कि चूंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, तो इसी वजह से इसी वाद में, यहां देखिए वही वाद लिखा गया है कि इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा किया कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह संविधान का अब भाग है। इसी वजह से इस अनुच्छेद के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक शर्त भी रख दिया। वह शर्त क्या रखा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद प्रस्तावना में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना में जो भी निहित मूल विशेषता, या हम कहें कि प्रस्तावना में जो भी निहित मूल ढांचा है उसको छोड़कर प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो लेकिन सवाल उठता है कि यह वर्ड क्या है कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषता या मूल ढांचा को छोड़कर। तो चलिए इसे समझते हैं। कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के उस भाग को छोड़कर जो संविधान का मूल ढांचा है। तो उस भाग को, प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो संविधान का मूल ढांचा है, या फिर हम कहें कि जिसे संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है। तो उस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो जब यह प्रावधान किया गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस चीज को अपनाया और अपनाते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया। तो अगर हम कहें कि अब तक कितने बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, तो वह केवल एक बार किया गया है। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मतलब कब किया गया? तो वह 1976 में किया गया।
किस संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि आखिर यहां पर जो बोला जा रहा है कि ठीक है प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा, लेकिन प्रस्तावना के उस भाग को छोड़कर जो संविधान का मूल ढांचा है, तो फिर आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर प्रस्तावना के किस भाग को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है। हम प्रस्तावना के किन शब्दों को संशोधित नहीं कर सकते, मतलब संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, और प्रस्तावना के किन शब्दों को संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यह प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि ठीक है, किताब में हम पढ़ तो लेते हैं, वन लाइनर के रूप में हम पढ़ तो लेते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन होगा, लेकिन मूल ढांचा को छोड़कर। लेकिन मूल ढांचा है क्या? कभी उसे समझने का कोशिश तो कीजिए कि मूल ढांचा कौन कौन सा है, प्रस्तावना की किस किस भाग को मूल ढांचा घोषित किया गया है। तो आइए जानते हैं कि चूंकि संशोधन की बात 1973 के बाद में ही कर दी गई थी, लेकिन हम कुछ बातों को मिलाकर अब समझेंगे। चूंकि हम वर्तमान में इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो इसे हम मिलाकर समझेंगे कि देखिए 1973 के बाद जो है 1995 के बाद को समझिए, सॉरी 1995 नहीं, 1993 के बाद को समझिए कि बॉम्बई बनाम भारत संघ 1993 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह जो 3 शब्द था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता और अखंडता, इन तीनों को जो है, जो प्रस्तावना के भाग थे, इन तीनों को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। इसके अलावा सामाजिक न्याय जो प्रस्तावना का ही भाग है, उसे भी संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। लेकिन इसके अलावा भी, चूंकि इसे तो मूल ढांचा घोषित किया गया था 1993 में, लेकिन इससे पहले जो हमारे प्रस्तावना में 2 शब्द था भारत को घोषित करने के रूप में कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो यह दोनों जो शब्द है वह भी संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जो प्रस्तावना का भाग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रस्तावना में जो घोषणा करने वाले वो 4 शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक, ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उसके अलावा सामाजिक न्याय, उसके अलावा एकता एवं अखंडता, जो ये सभी वर्ड प्रस्तावना के भाग हैं, लेकिन ये सभी जो हैं संविधान के मूल ढांचा हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि प्रस्तावना का यही वह भाग है जिसमें अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन बाद बाकी जो उसके शब्द हैं उसमें 368 के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, तब तक जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना के किसी और शब्द को संविधान का मूल ढांचा घोषित ना कर दे, तब तक अनुच्छेद 368 के तहत उनके अन्य शब्दों में संशोधन संसद कर सकती है। तो यह हुआ पूरा डिटेल, आप इसे समझे होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन एक बार जो आप समझ लीजिएगा ना, तो फिर ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह बात हमें समझ में आ गया। अब यहां से एक प्रश्न और बनेगा कि बताइए कि प्रस्तावना में जो संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया वह किस वाद में किया गया? तो वह कौन सा वाद था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में प्रस्तावना में संशोधन करने की प्रक्रिया आई थी। तो पहली बार इसी में किया गया, और एकमात्र बार भी, अब तक सिर्फ एकमात्र बार जो किया गया संसद में, ये सॉरी प्रस्तावना में संशोधन, तो वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। दूसरा प्रश्न कि जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती
इंदिरा गांधी थी। उन्हीं के कार्यकाल में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। चलिए, संशोधन की भी बात समझ गए। तो जब हम यह जान लिए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, दूसरा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रस्तावना न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है? तो सबसे पहले इस प्रश्न के वर्ड को समझते हैं, क्योंकि अगर शब्द समझ गए तो शायद बहुत कुछ समझ जाइएगा कि क्या प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। तो इसका मतलब होता है कि प्रस्तावना में जो भी शब्द हैं तो उसके हनन होने पर क्या आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं? क्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे लागू करवाया जा सकता है? तो जवाब होगा नहीं। जबकि मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्थात अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप उसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे लागू करवा सकते हैं, उसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन प्रस्तावना में जो भी शब्द है उसके हनन होने पर आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो उसी का मतलब हुआ कि इसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। तो चलिए, उसी आधार पर हम लोग पॉइंट को समझते हैं कि अब जो यहां पर दो पॉइंट छोड़े थे, पांचवा और छठा, कि प्रस्तावना की प्रकृति के बारे में समझें कि प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है? गैर न्यायिक, अर्थात न्याय योग्य नहीं है। मतलब प्रस्तावना की प्रकृति क्या है? वह न्याय योग्य नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि इसके हनन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, अर्थात यह न्याय योग्य नहीं है। तो यह गैर न्यायिक या जो लिखा गया है कि न्याय योग्य नहीं है, तो इसके चार अलग अलग अर्थ हैं। उन अलग अलग अर्थों को आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि इसके जो पहले अर्थ हैं वह यह है कि इसके आधार पर, अर्थात प्रस्तावना के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है, किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं दिया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। दूसरा, प्रस्तावना की व्यवस्थाओं को, प्रस्तावना में जो भी व्यवस्था किया गया है तो उसके व्यवस्थाओं को आप सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तीसरा जो इसका अर्थ है कि आप इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में, मतलब न्यायालय में इसे लागू नहीं किया जा सकता है। और चौथा, यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसका मतलब कि यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। कौन? तो प्रस्तावना। विशिष्ट प्रावधान कहने का मतलब कि संविधान में जो भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं तो संविधान के उस स्पष्ट प्रावधानों को प्रस्तावना रद्द नहीं कर सकती है। भले ही संविधान के वो स्पष्ट प्रावधानों को वह व्याख्या कर सकती है, लेकिन स्पष्ट प्रावधानों को वह रद्द नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि यह न्याय योग्य नहीं है, यह गैर न्यायिक है। तो लेकिन यहां पर एक बात को हमें और भी समझना है कि ठीक है कि प्रस्तावना के जो भी शब्द हैं उसके हनन होने पर यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय के द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन संविधान के दूसरे प्रावधान के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। अब कहिएगा इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे स्वतंत्रता का अधिकार वह मौलिक अधिकारों का भाग है। माने मौलिक अधिकार जो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उस मौलिक अधिकार का हिस्सा है स्वतंत्रता का अधिकार। जबकि हम लोग स्वतंत्रता से संबंधित बात प्रस्तावना में भी पढ़े हैं कि 5 तरह की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो अब उस स्वतंत्रता को लेकर
हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन संविधान के किस प्रावधान के तहत? तो वह मौलिक अधिकार के प्रावधान के तहत। तो यह कहने का मतलब हुआ कि हम भले ही प्रस्तावना के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन संविधान के दूसरे प्रावधानों के तहत जो बात प्रस्तावना में लिखा गया है, तो उस दूसरे प्रावधानों के तहत हम न्यायालय जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन सब बातों को समझने के बाद जो अब हमारा तीसरा पॉइंट है वह है प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना के महत्व के बारे में विद्वानों ने बात करते हुए उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया है। तो आइए इनके मत को जानें। तो सर्वप्रथम बात करें कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दूसरा, प्रारूप समिति के ही एक अन्य सदस्य के.एम. मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना को इन्होंने हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल कहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है? तो हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल कहा है। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में क्या किया जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस में एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर क्या किया गया था कि लोकतांत्रिक के जगह प्रजातांत्रिक वर्ड को लिख दिया गया, गणराज्य के जगह गणतंत्र वर्ड को लिख दिया गया और भविष्य फल के जगह जन्म कुंडली वर्ड को लिख दिया गया। तो पूछ लिया गया कि बताइए कि हमारी प्रस्तावना को हमारी संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र का जन्म कुंडली किसने कहा है? तो उसका भी आंसर के.एम. मुंशी ही होगा, क्योंकि अलग अलग शब्दों के अर्थ को हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि भविष्य फल को ही जन्म कुंडली या उसे ही जन्मपत्री भी कहा जाता है। तो किसी भी तरह से शब्द को घुमा कर दे तो आंसर के.एम. मुंशी ही होगा। लेकिन अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि पूछा जाएगा कि किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का, ठीक है, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री, जिसे इंग्लिश में पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा जाता है। तो हो सकता है इंग्लिश का ही हिंदी वर्ड लिख कर दे दिया जाए कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, मतलब प्रस्तावना को संविधान का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा है? तो वह के.एम. मुंशी ने कहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रश्न बना कि प्रस्तावना को संविधान के लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली किसने कहा है, या प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? तो वह सब होगा के.एम. मुंशी। अब बात करते हैं कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, मतलब उस मामले में उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। एम. हिदायतुल्लाह ने ही अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन इंडिया, पुस्तक का नाम लिखिएगा कि एम. हिदायतुल्लाह ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड जुडिशियल प्रोसेस में उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है और यह प्रस्तावना घोषणा से भी ज़्यादा है। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी यह लिखा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो जब अब यहाँ पर एक सवाल यह उठता है कि यहाँ देखिए नोट में लिखा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो अनुच्छेद 32 के तहत आते हैं, तो इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है और
ऑप्शन में आपको प्रस्तावना भी दे दिया जाए और दूसरे ऑप्शन में आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार भी लिख दिए जाए तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन होगा प्रस्तावना। लेकिन अब समझिए प्रश्न को कि अगर प्रश्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में ही पूछा जाए या पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तब आंसर होगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। तो इन बातों को आपने समझा होगा। अब बात करते हैं कि अगले विद्वान के बारे में जिनका नाम है सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप ने कहा है प्रस्तावना के बारे में कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। यह किसने कहा है? तो सुभाष कश्यप ने कहा है। फिर हम बात करते हैं एक प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री के बारे में। उनका नाम है सर अर्नेस्ट बार्कर। सर अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान निर्माताओं को सम्मान दिया है जिन्होंने प्रस्तावना को लिखा है, और इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। सर अर्नेस्ट बार्कर प्रस्तावना की पाठ से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951, तो इस पुस्तक के प्रारंभ में ही प्रस्तावना का इन्होंने उल्लेख किया है। तो अगर पूछा जाए कि इनके पुस्तक का नाम क्या है तो यह देखिए नाम है, और अपनी किस पुस्तक में इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है तो वह होगा प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951। फिर बात करते हैं अगले विद्वान के बारे में, वह है पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, और प्रस्तावना एक ऐसा लक्ष्य है जहां से संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यह सभी बात किसने कहा था? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। तो अब थोड़ा सा गौर कीजिए यहां पर, तो एक वर्ड है जो कि 3 जगह लिखा गया है। कौन सा? कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। एक यहां पर, दूसरा यहां पर लिखा गया था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और तीसरा यहां पर लिखा गया है कि यह प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अब देखिए, अगर जिस तरह से बीपीएससी में ई ऑप्शन पूछा जाता है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो जितने भी वन लाइनर किताब हैं, 100% वन लाइनर किताब की बात कर रहा हूं, सभी के सभी, उन सभी ने सिर्फ भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह का नाम लिखा है कि एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, और आप उसे याद भी कर लिए हैं, और मज़े से बीपीएससी में जाइएगा और उसका आंसर भी लगाकर आ जाइएगा। लेकिन अगर उसी ऑप्शन में से अलग अलग, मतलब उसी क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शन में अगर सुभाष कश्यप और पंडित ठाकुरदास भार्गव का भी नाम दिया गया रहे और सिर्फ आप एम हिदायतुल्लाह का नाम लगाकर आ जाइएगा ऑप्शन, तो वह गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों व्यक्तियों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो इन तीनों के नाम को आपको ध्यान से देखना है ऑप्शन में, कि अगर यह तीनों में से कोई 2 नाम भी अलग अलग ऑप्शन में है तो आपको ई ऑप्शन लगाकर आना है। अगर तीनों में से कोई एक नाम है तो आपको इन नामों को भी याद रखना है कि तब वह नाम हो जाएगा। लेकिन आप तो ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं तो वहाँ तो सिर्फ आपको अभी तक सिर्फ हिदायतुल्लाह का नाम ही याद होगा। तो आप कहिएगा कि नहीं, हिदायतुल्लाह का नाम तो है नहीं, इसलिए इसमें से ई ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं होगा।
लेकिन वह भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए डिटेल्स पढ़ने का मतलब यही है कि आप हर बातों को जानते हैं। और इस तरह से आज हम लोगों का प्रस्तावना पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। थैंक यू।